हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे लोगों। और कैसे हैं आप सब लोग? संडे का दिन है लेकिन हम लोग बच्चों सब लोग लगे हुए हैं इस वक्त में बहुत जबरदस्त वाली तैयारी के अंदर। और इस तैयारी में हम लोग आज और चार चांद लगाने वाले हैं। ऑडिट के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए रिवीजन में ले चुका हूं। एक चैप्टर हमारा बाकी रह गया था भाई, जो है हमारा रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल वाला। तो बस आज के सेशन में हम उसी पर करने वाले हैं बातचीत। लेकिन 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 बच्चों, उससे पहले आपके छोटे भाई बहन दोस्त रिश्तेदारों के लिए एक बहुत जबरदस्त वाली इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी बच्चे फाउंडेशन में आप लोगों के दोस्त हैं या आप लोगों के जूनियर्स हैं, उन सबको बताओ भाई, व्हाट्सएप कम्युनिटी ओपन फॉर ऑल हो चुकी है। उनके लिए खास करके यहां से स्कैन करके आप उस पर जुड़ जाओ। डेली असेसमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सेल्फ असेसमेंट वाले, वीकली मेंटरशिप प्रोग्राम मिलने वाला है और बच्चे लोगों को एग्जाम रिलेटेड क्वारीज के लिए डेडिकेटेड सपोर्ट भी मिलेगा बराबर से। हमारी जो सारी फैकल्टीज है, अंशुल सर हो गए और साथ में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन है, जतिन सर भी है, स्वाति मैम भी है बराबर से। तो सब लोग यहाँ पे एकदम जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं बच्चे लोगों, और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जो है, निशान सर साथ में हो गए बराबर। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को अच्छा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। तो जरूर जरूर इसको ज्वाइन करवाइएगा। सर हम लोगों के लिए क्या है बच्चों, देखो मई वालों के लिए तो अभी हमारा ये चालू हो ही रहा है लेक्चर, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनके लिए हमारे लगातार कोर्सेज बच्चों, फास्ट ट्रैक कोर्स हमारे हो गए, रेगुलर कोर्स हो गए, सब कुछ अवेलेबल है। और इस वक्त में 10% का डिस्काउंट भी है हमारी इन फीसेस के ऊपर बच्चों, जहां आप हमारा महापैक और महापैक प्रो जो है वो ले सकते हैं। अब मई वालों के लिए क्या है, सितंबर और मई वालों के लिए लगातार एग्जाम्स आप लोगों के चल ही रहे हैं। आप लोग जानते हो ऑनलाइन एग्जाम आप दे पा रहे हैं, रिवीजन हम लोग लगातार ले रहे हैं, 45 डेज का चैलेंज चल रहा है। तो बस पूछो मत क्या क्या चल रहा है बच्चे लोगों, जुड़े रहिए हमारे साथ में एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए, तो आज का काम क्या है सर? आज का काम अभी जैसा मैंने आपको कहा, आ जाइए रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल पे। इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो एकदम तैयार हो जाइए। जहां चीजें पसंद आती है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है बच्चों अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलो, अब ये क्वेश्चन कहता है कि सतरंगा फूड प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स। क्या बात है, अचार। ओके, the auditor of company have plan audit procedure in respect of recognition of revenue of the company. Despite that, there is a possibility that the misstatement in revenue recognition are not identified by the plan audit procedure. Okay, बच्चों क्वेश्चन को समझना भाई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीकल में कंपनी लगी हुई है, ऑडिटर ऑफ कंपनी है प्लान ऑडिट प्रोसीजर, वो करना चाह रहा है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज, है ना। अब पॉसिबिलिटी लग रही है कि कहीं ना कहीं मिसस्टेटमेंट रह जाएगा आइडेंटिफाई करने के अंदर। तो इन्होंने हमसे पूछ लिया कि वो कौन सी रिस्क इससे रिलेटेड है, वो डिटेल के अंदर समझाओ। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमारा जो प्लान ऑडिट प्रोसीजर है वो अचीव नहीं कर पाएगा रिजल्ट को। इसको हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो सबसे पहले तो भैया डिटेक्शन रिस्क का डेफिनेशन वहां पे लिख दो, मीनिंग लिख दिया हमने, क्योंकि हम ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी नहीं ढूंढ पाएंगे तो मतलब डिटेक्शन रिस्क है। अब ऐसे 200 कहता है डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है द प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एट एक्सेप्टेबल लो लेवल, है ना, will not detect a misstatement that exists and could be material either individually or when aggregated when other misstatement। अगर हमको लगता है सर ये डेफिनेशन भारी पड़ रही है, कोई बात नहीं बच्चे लोगों, ऊपर वाली जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी उस डेफिनेशन, मतलब ऊपर वाली जो 2 लाइन से पहले तो आप उन्हीं को फोकस कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या समझाओगे आप लोग इसको समझना। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी यूजेस सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर बराबर से for the purpose of obtaining audit evidences and reducing audit risk, यही होता है। But still there will remain a risk that audit procedure are used by the auditor may not be able to detect a misstatement. This is called detection risk। तो सिंपल कर दो ना भाई, तो एग्जांपल लगा दो उसका कि भाई ऑडिटर ऑफ कंपनी यूजेस सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर टू फाइंड आउट द मिसस्टेटमेंट एंड रिड्यूस ऑडिट रिस्क, बट स्टिल देयर विल रिमेन रिस्क बराबर
तभी भी अगर रिस्क लग रहा है अपने को इवन आफ्टर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर, दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। मीनिंग दे दो। अब बच्चों दो पार्ट इसके समझाओ, सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग रिस्क। मुझसे सवाल भी पूछा गया था, सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देख लो। सैंपलिंग रिस्क क्या है बच्चों, लोगों समझना, ऑडिटर कंक्लूजन। सैंपलिंग रिस्क का मीनिंग समझना, ऑडिटर का कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल, तो सैंपल के ऊपर बेस्ड है, मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। बराबर, मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑडिट कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग सैंपल सम कंक्लूजन जो है मेड बाय ऑडिटर, जिस कंक्लूजन पे पहुंचा, गेट बाय द ऑडिटर, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। अगर सब पे लगाया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और आता। तो सैंपलिंग से मतलब हमारा रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। इस सिंपली मींस जो हमारा सैंपल है, सबसे मेन लाइन जो आपको लिखनी है, सैंपल वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वाज चूजन, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारा सैंपलिंग ऐसा हो जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। समझे? अब सुनो, नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होती है, दैट द ऑडिटर रीचेस एंड रॉन्ग कंक्लूजन फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैंपलिंग रिस्क। मतलब यहां आपने कंक्लूजन गलत निकाल लिया है बच्चे लोगों, यानी वहां तो आपने सैंपलिंग ही गलत करी है, सैंपलिंग में आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग नहीं लिए, और यहां हमसे कंक्लूजन निकालने में गलती हो गई है, इन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन हमने निकाल लिया है, ठीक है। लाइक एन ऑडिटर में रीच रॉन्ग कंक्लूजन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सम इन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, तो ऊपर वाले से कनेक्टेड है, ठीक है। वहां सैंपलिंग प्रॉपर नहीं की, यहां पे हमने कंक्लूजन सही तरीके से नहीं निकाला है बच्चों, ह्यूमन एरर्स हमारी हो सकती है, दिस इज कॉल्ड नॉन सैंपलिंग रिस्क। तो ये अपने को प्रॉपर आंसर यहां पे दे देना है, बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इजी है, अच्छा है, आप लोग कर सकते हो, बराबर, क्लियर है बच्चों, कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एक क्वेश्चन कॉमनली अपना जो ऑटोमेटेड वाला जो पार्ट है ना, जो चैप्टर के एंडिंग पोर्शन में आप लोगों को देके रखा हुआ है, तो वहां से बच्चों एक चीज पूछी जा सकती है आप लोगों से, सर वो चीज क्या हो सकती है, आइए उस चीज को भी यहां से बच्चों हम लोग चेक करते हैं, देखना। ये कह रहे हैं आईटी रिलेटेड रिस्क कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन ऑडिट इन व्हाट डिफरेंट वेज, सच रिस्क कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बराबर से बच्चों समझना ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई, आईटी रिलेटेड रिस्क जो है कैन हैव इंपैक्ट एन ऑडिट इन व्हाट डिफरेंट वेज, आईटी वाली जो है, और ये रिस्क क्या असर डालेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो आईटी रिलेटेड रिस्क कैन हैव इंपैक्ट ऑन ऑडिट इन डिफरेंट वेज डिस्कसेस अंडर। अब बच्चों इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले सुनना, सबसे पहले इंपैक्ट ऑन सब्सटेंटिव चेकिंग। सर सब्सटेंटिव चेकिंग पे इसका क्या असर जाएगा बच्चों, इसको ध्यान से समझना। इनएबिलिटी टू एड्रेस आईटी रिस्क मे लीड टू नॉन रिलायंस ऑफ डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। सुनो अब आप क्या होगा, अब आईटी रिलेटेड जो रिस्क है, मतलब हमको लग रहा है कि यार हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से वहां पे अप्लाई नहीं है, अगर ये होगा तो जो डेटा हमको सिस्टम से मिल रहा है उस पर हमारा रिलायंस नहीं होगा, है ना। इन सच ए केस ऑल इंफॉर्मेशन डेटा रिपोर्ट वुड हैव टू बी टेस्टेड थॉरोली फॉर देयर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अब जो डेटा हमको सिस्टम दे रहा है वो हमको ठीक नहीं लग रहा है भाई, तो हमको सारी चीजों को डिटेल में चेक करना पड़ेगा, एंड इट कुड लीड टू इंक्रीज द सब्सटेंटिव चेकिंग, यानी डिटेल चेकिंग हमारी बढ़ जाएगी। बात समझ में आया? तो सब्सटेंटिव चेकिंग बढ़ेगी, क्यों बढ़ रही है, बिकॉज आईटी वाला जो है वो रिस्क है, उस पर हम रिलाई कर नहीं पा रहे हैं, रिलाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी डेटा रिपोर्ट आ रहा है वो डिटेल चेकिंग में जाना पड़ रहा है, उसमें हमारा टाइम लग रहा है, ओके बराबर। तो एक तो सब्सटेंटिव चेकिंग, कंट्रोल पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा बच्चों, इट कैन लीड टू नॉन रिलायंस। अब इससे क्या होगा कि जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है हमको उस पर भरोसा नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा सिस्टम कैलकुलेशन या अकाउंटिंग प्रोसीजर के ऊपर, इट में रिजल्ट एडिशनल ऑडिट वर्क। ऊपर वाले की तरह ही आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो ऑटोमेटेड वाला है उस पर तो हमको भरोसा नहीं है, तो हमको मैनुअल कंट्रोल लगाना पड़े, चेक करना पड़ेगा लगा करके, तो एडिशनल ऑडिट वर्क आएगा बच्चों। उसका रिपोर्ट जब दोनों गड़बड़ है तो रिपोर्टिंग पे आना ही है। ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन केस ऑफ कंपनी, इट मे लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, क्योंकि हमको
लिस्टेड कंपनीज के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे अपनी रिपोर्ट देनी होती है बच्चों, समझ रहे हो। तो वहां फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। वहां क्या दिक्कत हो जाएगी कि हमको अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स आप वहां लिख के आने वाले हो। इंपैक्ट ऑन सब्सटेंशियल चेकिंग हो गया, दूसरा इंपैक्ट ऑन कंट्रोल हो गया, और तीसरा इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग हो गया बच्चों। ये आप लोग ध्यान रखने वाले हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बराबर समझ में आया आप लोगों को। बढ़िया चीज है बच्चे लोगों, तो बहुत ध्यान से इसको समझ करके जाना है। अब अगला क्वेश्चन जो इसमें मैं ले रहा हूं बच्चों, जो एग्जाम के हिसाब से मुझे लगता है बढ़िया क्वेश्चंस में से एक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए क्वेश्चन है अपने सामने। क्वेश्चन कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एसे, बच्चों समझना, एसे 315 इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बराबर है, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और अजर्शन लेवल। 2 लेवल होते हैं बच्चों। अजर्शन लेवल जहां इंडिविजुअली हम बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जहां पे अपन ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, समझिएगा। Which specific activity an auditor is required to perform for the purpose of identifying and assessing risk of material misstatement, बराबर से सिंपल सी हमारी बात हो गई है। अब इन्होंने आंसर क्या दिया है बच्चे लोगों, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर शैल। अब समझना है इसको कि इन्होंने क्या बोला है। बहुत सिंपल सी बात बोली है बच्चे लोगों, प्रॉपर तरीके से आप इसको समझना, बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, तो हमने कहा कि भी इसके अंदर क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाई। पहला पॉइंट आप लोग समझना, क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड ऑडिटर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म आइडेंटिफाई एंड असेसिंग आरओएमएमएस, क्या करेगा वो बच्चों, ये इन्होंने पूछा है। तो पहले नंबर पे हमने क्या बोला, आइडेंटिफाई रिस्क। अब समझना इस पॉइंट को आप ऐसे कि भैया जो रिस्क आइडेंटिफाई करनी है वो कैसे होगी, आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, including relevant control that relate to the risk and by considering the class of transaction, account balances and disclosure in the financial statement। भाई कहना क्या चाह रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज आप करने वाले हो आइडेंटिफाई और एसेस करने के लिए आरओएमएमएस। तो पहला पॉइंट हमने बोला कि ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरमेंट। सुनना भाई, पहला हो गया कि ये जो आइडेंटिफाई करने का काम है ये हम करने वाले हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरा जब तक हम अंडरस्टैंड और एनवायरमेंट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और एनवायरमेंट, उस पूरे प्रोसेस में हम हमेशा रिस्क को आइडेंटिफाई करना ट्राई करेंगे, चेक करेंगे रिस्क कहां है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल रिलेवेंट हमको कंट्रोल देखना पड़ेगा जो रिस्क से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस, हमारा डिस्क्लोजर, इन सब के अंदर जहां पे भी हमको रिस्क लगेगा जो हम चेक करेंगे। Assess the identify risk and evaluate they relate more pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect the many assertions। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, ये एक्सेस करना पड़ेगा whether they relate to more pervasively, ज्यादा वाइड एरिया उनका हो रहा है क्या, है ना, परवेसिव अपन देखते हैं। फिर रिलेट द आइडेंटिफाई रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द अजर्शन लेवल। क्या अजर्शन मतलब इंडिविजुअल लेवल पे ही एक एक जब आइटम देख रहे हैं तो क्या गलत है। टेकिंग अकाउंट ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल दैट ऑडिटर इंटेंड टू टेस्ट, उससे रिलेटेड हम देखेंगे क्या कंट्रोल आपने लगा रखा है, उसको हम चेक करेंगे। देन कंसीडर द लाइकहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, बराबर से इंक्लूडिंग possibility of multiple misstatement, whether potential misstatement of a magnitude and could result in the material misstatement। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग चेक करने वाले हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंपल 4 पॉइंट्स अपने को लिखना है कि यार कैसे आइडेंटिफाई और एसेस करोगे। तो हमने कहा भी थ्रू आउट द ऑडिट, थ्रू आउट द अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस हम इसको करने वाले हैं। सेकंड नंबर, परवेसिव है कि नहीं वो देखने वाले हैं। अदर्शन लेवल के ऊपर क्या व्हाट कैन गो रॉन्ग है हम देखने वाले हैं। और लास्ट के अंदर जाकर के पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट क्या है या पोटेंशियल उसके क्या है वो सब हम चेक करने वाले हैं। ये पॉइंट्स बच्चे लोगों अच्छा पॉइंट है, एग्जाम पर्पज से आपको देख करके जाना चाहिए। एक और बढ़िया क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चनियर पे बनता है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर इज अ कंप्रेहेंसिव सीरीज ऑफ कंसर्निंग इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, कंप्रेहेंसिव सीरीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर क्या होता है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कंपनीज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, इट ऑल्सो 2 प्लांट, एक सिटी ए और 1 प्लांट सिटी बी में है, और यूज वैल्यू ऑफ एसेट है। बिल्डिंग एट 3 लोकेशन ओन्ड बाय द कंपनी, कंपनी अर्न्स हैंडसम प्रॉफिट एंड डज नॉट सफर लॉसेस ड्यू टू बिजनेस इंटरप्शन।
डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है उनका, इंश्योरेंस मैटर देखता है। एज एन ऑडिटर बच्चों ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके अपने को एक बनाना है इनके लिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। अच्छा ये इंफॉर्मेशन सारी अपने को इसलिए दी थी भाई ताकि आप इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर के बारे में पता कर सको, इसलिए अपने को दी थी भाई। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अब क्वेश्चनियर कैसे बनेगी बच्चों। सबसे पहला, आर कॉम्पिटिटिव कोट ऑब्टेन फ्रॉम इंश्योरेंस। भाई ऊपर पॉइंट आया था इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो क्या आपने अलग अलग लोगों से कोटेशंस लिए थे कि नहीं लिए थे, बराबर। सेकंड नंबर, कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो किस किस को कवर करता है बच्चों, सारी रिस्क कवर होती है कि नहीं होती है, तीनों लोकेशन उसमें कवर की कि नहीं की हमारी तीनों फैक्ट्रीज की, ठीक है। ऑल एसेट जो बिल्डिंग प्लांट और मशीनरी इन्वेंट्री को आपने कवर किया कि नहीं किया इंश्योरेंस के अंदर। फिर एडिक्वेट प्रोसीजर आपने लगाया कि नहीं लगाया। रिन्यूअल डेट्स आल्सो कवर्ड बाय द इंश्योरर, मतलब रिन्यूअल डेट्स भी उसमें कवर है, प्रोसीजर इस तरह का, टू रिन्यूअल डेट्स आर आल्सो कवर्ड। कोई देयर इज एन ऑफिशियल हु डिसाइड वैल्यू ऑफ पॉलिसी टेकन, कितना अमाउंट का पॉलिसी लेना है ये कैसे आपने डिसाइड किया, ठीक है। डज ऑफिसर हु डिसाइड एन पॉलिसी वैल्यू, क्या पीरियोडिकल एडिक्वेसी कवरेज के बराबर है कि नहीं है, वो हमने चेक किया। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस उसमें कवर है कि नहीं, थर्ड पार्टी का जैसे अपन करते हैं ना वैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, कल को मशीनरी बंद रहेगी तो उतने टाइम का जो नुकसान होगा प्रॉफिट का वो इसमें कवर है कि नहीं है ना। फिर देर इज बिन एनी इंस्टेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ क्लेम, कोई क्लेम व्लेम हमने इंश्योरेंस का किया और कोई पहले रिजेक्ट हुआ है क्या, या कोई पेंडिंग क्लेम हमारा चल रहा है क्या इंश्योरर के साथ में, तो वो सारी चीजें हम क्वेश्चनियर बना करके पूछने वाले हैं और देन उनका जवाब हमको मिलेगा बराबर से, उस रिप्लाई हमको आएगा उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। तो ये क्वेश्चनियर का अपना एक तरीका होता है बच्चों, बढ़िया सा पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे साथ देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर चेकिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर सेल। बच्चों सुनना, हम इंटरनल कंट्रोल देखना चाह रहे हैं ओवर सेल एज अ पार्ट ऑफ डेटर्स ऑडिट प्रोसीजर। उधार में सेल होगा ना, अब इसमें आपको पॉइंट्स बता दें, नीड टू बी कंसीडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, सीधा कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं, क्या क्या इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों। तो बहुत सिंपल आपसे पूछा गया है, देखिएगा क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी इंक्लूडेड, है ना। स्टार्टिंग लाइन तो कोई क्वेश्चन वाली आ जाती है। सबसे पहला, ओनली बोनाफाइड सेल लीड टू ट्रेड रिसीवेबल, गुड फेथ वाली सेल है, सच में सेल हुई है। ऑल सेल्स आर मेड टू अप्रूव्ड कस्टमर को बेची है। सेल्स बच्चों प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई है। वंस रिकॉर्डेड डेटर कैन बी सेटल ओनली बाय कैश, या तो आ गई है तभी सेटल हुआ है बच्चों बराबर से। सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी आपको करना चाहिए, जैसे डेटर की अकाउंटिंग बंदा अलग कर रहा है, कलेक्शन ऑफ पेमेंट अलग कर रहा है, रिमाइंडर अलग बंदा भेज रहा है, ताकि मिली भगत नहीं हो, अपना पुराना पॉइंट है, ठीक है। डेटर्स का पैसा टाइम पे कलेक्ट होता है। इन केस ऑफ डेटर नॉट कलेक्टेड ऑन टाइम तो उनको रिमाइंडर बराबर से भेजना है, लीगल एक्शन की जरूरत हो तो वो लो। बैलेंसेस टाइम टू टाइम पे रिव्यू होने चाहिए, और बच्चों फॉलोअप लेना पड़ेगा हमको लगातार, एग्जिस्ट की भाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वगैरह भी प्रॉपर है कि नहीं है, एजिंग शेड्यूल बराबर है कि नहीं है। तो डेटर से रिलेटेड जो आप कॉमन पॉइंट्स पढ़ते हो ना, वो आप सारे यहाँ पे बहुत आराम से लगा के आ सकते हो, नए पॉइंट नहीं है भाई। आज अगर ट्रेड रिसीवेबल का देखना है तो हम क्या देखेंगे, सारी सेल्स रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई है, फिक्चर्स सेल्स तो नहीं है, एंट्री प्रॉपर है कि नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट प्रॉपर बनाते हो कि नहीं बनाते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का क्या सीन रहेगा, देन एजिंग शेड्यूल्स का आपने क्या किया है, मनी रिसीव टाइम पे है कि नहीं है, अगर पैसा टाइम पे नहीं आ रहा है तो रिमाइंडर्स कौन सेंड कर रहा है बराबर से, फॉलोअप कौन ले रहा है। तो ये सब पॉइंट्स बच्चों नॉर्मली अपने को लिखने होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा से पॉइंट है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बच्चों। अगेन एक बहुत सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है, 4 5 6 पॉइंट इसके ऊपर अक्सर पूछे जाते हैं, समझिएगा। ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, सीधा पूछा है। इज अ कंटिन्यू प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है ऑफ गैदरिंग, अपडेटिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट, पूरा ऑडिट में अपन करता है। The understanding establish a frame of reference within which the auditor plan the audit and exercise professional judgment throughout the audit, ठीक है भाई। कुछ एरियाज बताओ जो ऑडिटर को इस बारे में, अंडरस्टैंडिंग इज हेल्पफुल टू ऑडिटर, कुछ एरियाज बता रहे हैं, बता देते हैं भाई, और क्या है, बिल्कुल सिंपल है, देखो नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इन्वॉल्वमेंट, बच्चों देखोगे आप स्टार्टिंग पैरा हमने क्वेश्चन से उठा करके एज इट इज पूरा लिख दिया, पूरा क्वेश्चन का एरिया थ्रू आउट द ऑडिट वाला जो अपना पॉइंट है वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट, पूरा क्वेश्चन का पैरा यहां से यहां तक उठा करके लिखा है बच्चे लोगों। आप भी जब आंसर लिखेंगे तो ध्यान में रखेंगे, तो ये तो पूरा क्वेश्चन का पैरा ही आगे एज इट इज, ठीक है।
अब आंसर कैसे बनेगा, आइए आंसर हम लोग चेक करते हैं बच्चों कि इन्होंने आंसर कैसे बनाया है। आइए क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला व्हेन थ्रू आउट द ऑडिट, फॉर एग्जांपल व्हेन कब करना है अपने को, असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फ्यू एरियाज बताओ जहां पे हेल्प होगा। तो जब आप ये अंडरस्टैंड करोगे तो ROMMS जब आप निकाल रहे होगे उसमें हेल्प करेगा। फिर बच्चों मटेरियलिटी के अंदर हेल्प कर देगा 320 के हिसाब से। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करने के अंदर ये हेल्प करेगा, कंसिडरिंग द एप्रोप्रिएटनेस, देखने के लिए भी अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर है कि नहीं है। फिर बच्चों स्पेशल ऑडिट के एरियाज कौन से हैं, फॉर एग्जांपल रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन हो गया, उसमें हेल्प करेगा। फिर एक्सपेक्टेशन टू यूज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर में अपनी हेल्प करेगा। फिर बच्चे लोगों देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कहां हमको एप्रोप्रिएटनेस क्या है ऑडिट एविडेंसेस की और कहां अपने को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, उसमें हेल्प करेगी। तो टॉपिक्स के नाम आ गए। मतलब अगर आप अंडरस्टैंड करते हो एंटिटी को और उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को तो कहां कहां हेल्प करेगा। तो हमने कहा अभी पहला असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में हेल्प कर देगा, फिर मटेरियलिटी लेवल निकालने में हमारी हेल्प करेगा, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है कि नहीं ये पता लगाने में हेल्प करेगा, फिर स्पेसिफिक कंसिडरेबल एरिया लाइक हो गया रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, गोइंग कंसर्न, उसमें हमारी हेल्प कर देगा, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने कि नहीं लगाने उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, फिर उसमें हेल्प करेगा कि जो भी ऑडिट एविडेंसेस हम ऑब्टेन कर रहे हैं दे आर सफिशिएंट और रिलायबल, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट आर नॉट, है कि नहीं है। ठीक है, और वी नीड ओरल और रिटन रिप्रेजेंटेशन जो पर SFI 80 में करते हैं। तो ये सारे पॉइंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी पॉइंट है, इजीली आप लोग लिख सकते हैं। सारे ऐसे का यूज हो गया इसके अंदर और मैक्सिमम ऐसे यूज कर लिया आप लोगों ने, कि अपने को ध्यान में रखना। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे लोगों, अच्छी तरह से आप लोग तैयार करके जाने वाले हो। ठीक है, बराबर है बच्चों, कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट के ऊपर आ जाऊं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आते हैं नेक्स्ट पे। मिस्टर जेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन EF लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी केम टू नो दैट, क्या पता लगा उनको, that Companies Act 2013 has placed a greater emphasis on the effective implementation and reporting of internal control for a listed company. Okay, ठीक है भाई, अच्छी बात है। He wants to know the responsibilities as casted under Companies Act में क्या responsibility है बच्चों, in regard to internal financial control। ठीक है, अब इसमें इन्होंने पूछा है डायरेक्टर से रिलेटेड क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या है, ऑडिट कमिटी एट सेक्शन 134 149 177 लिख दिया रेस्पेक्टिवली ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बात है बच्चों, मई 24 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे लोगों, ध्यान से देखिएगा। अब जो लोग कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर, उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर है बच्चे लोगों। मतलब पहला वाला पॉइंट तो कवर ही है, सेकंड वाला चलो ज्यादा नहीं, पर ये मतलब कंपनीज एक्ट में फर्स्ट पॉइंट बोर्ड रिपोर्ट वाला तो हमारा है। तो समझिएगा कि भाई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में हम कहां लिखते हैं, तो बच्चों बोर्ड रिपोर्ट में लिखा जाता है बकायदा डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर कि ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ये ऑपरेटिंग मतलब एडिक्वेट है कि नहीं और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कर रहा है कि नहीं कर रहा है काम। तो देखो लिखा भी है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज के केस में द डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शैल स्टेट दैट डायरेक्टर हैज लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। बराबर, बहुत क्लियर हो गया। और जैसा मैंने कहा था एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो ये बकायदा वो रिपोर्ट में आता है। दूसरा इसमें पॉइंट बोला है बच्चों 149(8) के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में भी लिखा हुआ आता है। The company and independent director shall abide by the provision in Schedule 4 and lays down the code of independent director। बच्चों सेक्शन 149(8) में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होता है, उसको डिक्लेरेशन करना पड़ता है। एज पर दिस कोड द रोल एंड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड दैट दे शैल सेटिस्फाई देमसेल्फ। ठीक है ना, वो बकायदा इस चीज को डिक्लेयर करेंगे, इंटीग्रिटी of financial information that financial control and system of risk management are robust and defensible। तो ये उनको डिक्लेयर करना होता है बच्चों, किनको, जो इंडिपेंडेंट हमारे डायरेक्टर्स हैं। तीसरा इन्होंने ऑडिट कमेटी के बारे में पूछ लिया कि सर वो भी इस बारे में बात करती है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की बिल्कुल करती है बच्चों। एवरी ऑडिट कमेटी शैल एक्ट अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड विच शैल इंटर आलिया इंक्लूडिंग अमंग थिंग्स, है ना। उसमें क्या इंक्लूड होता है बच्चों, इवोल्यूशन करना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जो ऑडिट कमेटी इतने सारे काम करेगी उनमें एक काम ऑडिट कमेटी जो बोर्ड बोलेगा उसमें से ये भी है
कि उनको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को चेक करना है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम देखना है बच्चों, तो सेम हमारी बात हो गई कि भाई ये चीजें उससे रिलेटेड जो है वो इंक्लूड होती है, आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है, बराबर, कोई टेंशन नहीं, आराम से हो रहे हैं क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से हो रहे हैं, सिंपली अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को करिएगा, तैयार करिएगा स्ट्रांगली, बराबर। आगे चलते हैं बच्चे लोगों, क्या बोला है देखिएगा। अब हमने कहा सर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे ये वाले, सर बच्चे लोगों टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उस पर आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। जी हाँ, वहां पे आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस, बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी, CAQ इज द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, क्या बात है, CAQ एंगेजमेंट पार्टनर for the audit of departmental store. Okay, as a part of risk assessment procedure he want to make inquiry to the management within the entity. तो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑडिटर पूछेगा बच्चों, इंटरनल ऑडिट पर्सनल से, इन हाउस लीगल काउंसिल से, मार्केटिंग सेल वाले से, और इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल से। अगेन मिड 24 का आया हुआ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन में से है कि अच्छा टॉपिक आपको दे रखा है बच्चों। तो आओ देखो किनसे क्या क्या पूछेगा भाई, वो अपन देख लेते हैं क्या क्या पूछोगे। तो बच्चों इंटरनल ऑडिटर वाले से क्या पूछना है, उससे ये पूछ रहा है भाई तेरा इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो पहला, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर में इंक्वायरी टुवर्ड्स इंटरनल ऑडिट पर्सोनल जो हमारा है मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, उससे क्या पूछेंगे, इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर कौन से यूज कर रहे हो भाई, डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटी इंटरनल कंट्रोल कितना है, और मैनेजमेंट है सेटिस्फैक्टरली रेस्पॉन्ड टू फाइंडिंग्स फ्रॉम दोस प्रोसीजर। तीन चीजें बच्चों उससे पूछो। सबसे पहला पहला पॉइंट उस भाई से क्या पूछो, देख भाई ये बता, इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर, बराबर, प्रोसीजर कौन कौन से लगाते हो। सेकंड नंबर, इफेक्टिवनेस कितनी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, और रेस्पॉन्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ऑन द फाइंडिंग्स, मैनेजमेंट उसके ऊपर क्या रेस्पॉन्स लेता है कि नहीं लेता है। तीन पॉइंट्स में बना करके बच्चों बहुत आराम से लिख सकते हो, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया। अब जो हमारा दूसरा बंदा है जो है हमारा लीगल काउंसिल बच्चों, ऐसे 501 में पढ़ते हैं ना भाई, उससे क्या पूछोगे, जो हमारा इंटरनल हमारे केसेस संभाल रहा है, तो उससे हम क्या क्या पूछने वालों बच्चों देखना, सच मैटर एज लिटिगेशन। एक तो हम उससे पूछेंगे भाई केसेस कौन से चल रहे हैं, लॉ की कंप्लायंस पूरी है कि नहीं है, फ्रॉड का कोई नॉलेज या सस्पेक्टेड फ्रॉड उसको पता लग रहा है क्या, कोई वारंटीज हमने दे रखी है क्या जिसके लिए लाइबिलिटी हमारे सर पे आ सकती है, पोस्ट सेल ऑब्लिगेशन कुछ है क्या, कंपनी ने कोई प्रॉमिस वॉमिस तो नहीं कर रखा है, जॉइंट वेंचर वगैरह, और जो भी बिजनेस पार्टनर एंड मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप तो इसमें सिंपल लिख लो ना कि इंटरनल हाउस काउंसिल से क्या क्या पता करोगे, लिटिगेशन क्या चल रहे हैं, लॉ की कंप्लायंस कैसी है, फ्रॉड वगैरह अगर कुछ हुआ है क्या, कोई वारंटीज हमने दे रखी है क्या जिसमें हमारी लाइबिलिटी सर पे आ सकती है, पोस्ट सेल ऑब्लिगेशन है तो बता दे भाई। ये अपन उससे पूछने वाले बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। नाउ नेक्स्ट आता है, अब मार्केटिंग वाले से क्या पूछोगे भाई, मार्केटिंग और सेल वाले से पूछेंगे भाई तू बता चेंज इन द मार्केट स्ट्रेटजी में कोई चेंज किया है क्या, सेल के ट्रेंड में कोई चेंज हुआ है क्या, या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट कस्टमर के साथ किया हो, तो सारी डिटेल बता दे भाई, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेल्स ट्रेंड में चेंज वगैरह कुछ हुआ है तो, और क्या पूछेंगे उससे। अब जो हमारा आईटी वाला बंदा है भाई, उससे क्या सवाल पूछेंगे, उससे हम पूछेंगे सिस्टम चेंजेस के बारे में बताओ भाई, कोई सिस्टम फेलियर कभी हुआ हो तो, या अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड रिस्क। ये सारे सवाल बच्चों बहुत कॉमन सी बात है, एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये सब पूछा जाएगा जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर है, एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। नाउ नेक्स्ट में हम लोग पहुंचे, इसमें क्या बोला है, यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, ठीक है भाई, ओके, ऑडिटर है, पेंट्स बनाती है कंपनी, एंड द कंपनी हैज अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ कंपनीज आर ऑटोमेटेड। ओके ओके ओके, एक मिनट रुकिएगा बच्चा, हाँ 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 हाँ, अरे यार ये क्या है, ये क्या आया है,
हाँ जी, चलिए, तो ठीक है, रोबस्ट सिस्टम हो गया। मोस्ट ऑफ द कंट्रोल जो है वो उनका ऑटोमेटेड है, ओके, एंड दे आर वर्किंग इफेक्टिवली। हाउएवर इन सर्टेन सिचुएशन मैनुअल एलिमेंट जो है ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर मोर सुटेबल। हालांकि उनका इंटरनल कंट्रोल मजबूत है, ऑटोमेटेड है, लेकिन कई जगह पे मैनुअल कंट्रोल ठीक लग रहा है। तो सरकम चांसेस बताओ जहां मैनुअल कंट्रोल ज्यादा सुटेबल है। मैन पावर मैनुअल वाला भाई ऑटोमेटेड पे पड़ेगा भारी, बराबर से। यार एआई पे भारी है, वही हो गया। आजकल तो एआई का जमाना है भाई। तो बच्चों आओ बताओ, इनको बताते हैं भाई किधर ये रहेगा सही। तो मैनुअल जो है वो इन फॉलोइंग सिचुएशन में ज्यादा सुटेबल है, जहां जजमेंट एंड डिस्क्रिएशन आर रिक्वायर्ड। बच्चों जहां आपको जजमेंट लेना है, जहां आपको डिसीजन मेकिंग लेनी होती है, वहां ज्यादा बेटर रहेगा कि आप मैनुअल की जगह पे, जैसे इतने सारे कोटेशंस में से हमको डिसाइड करना है, ठीक है, तो वहां मैनुअल डिसीजन ज्यादा ठीक रहेगा। लार्ज या फिर अनयूजुअल या नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आपने जो ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया भी होगा वो तो यूजुअल ट्रांजेक्शन के लिए बनाया होगा। अनयूजुअल अचानक से कोई आ गया जैसा ट्रांजेक्शन तो कभी था ही नहीं हमारे उसके अंदर, बराबर से। तो उसके लिए जरूरी है कि अपना इस तरह का ऑटोमेटेड की जगह मैनुअल हो। circumstances where errors are difficult to define, anticipate and predict। एरर्स पता नहीं लगा पा रहे हो, ऑटोमेटिक सिस्टम पे तो फिक्स चीजें रहती है, तो इंटरनल कुछ ऐसी एरर्स है जिनको मैनुअल सिस्टम से ही पता लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मिली भगत वगैरह है, उसका पता तो कैसे लगाओगे। इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर्ड अ कंट्रोल रेस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल। बच्चों चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर दैट रिक्वायर्ड अ कंट्रोल रेस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी हैं जो ऑटोमेटेड कंट्रोल के बाहर की है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं, बराबर। चेंजिंग सिचुएशन हो गई जो वैसा सॉफ्टवेयर के अंदर डाला हुआ ही नहीं, तो क्या करोगे। उसके अलावा मॉनिटरिंग अगर करनी है ऑटोमेटेड कंट्रोल की तो मैनुअली होगी ना। ऑटोमेटेड की भी मॉनिटरिंग ऑटोमेटेड तो करेगा नहीं, वो तो मैनुअली करेंगे। तो वहां पे हमारे लिए सिस्टम बेस्ट रहता है बच्चों। ये वो कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं आपको, जो आप ध्यान रखने वाले हैं। बराबर बराबर बराबर, हाँ जी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम पहुंचे भाई 13 वाले के ऊपर। अगला क्वेश्चन मेरे साथ में देखिएगा, सितंबर 24 का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। आपको आए हुए क्वेश्चन देखने चाहिए, आपको तरीका पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है भाई। तो देखो यहां से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। CA Amit is the auditor of Element Limited. While conducting the audit, he wanted to analyze the different components of internal control of the company. उसने component check किए। Identify और explain करो which component of internal control is trying to understand in the following two cases। कौन से इनमें लग रहे हैं बच्चों जो इतने सारे components हमारे हैं। Where control in element are operating as intended and they were modified as appropriate for change in condition। कंट्रोल जो है व्हेन कंट्रोल आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड, जैसा चाहिए, एंड दे आर मॉडिफाई अकॉर्डिंग द सिचुएशंस। पहला पार्ट ये पूछा है तो बच्चों इसी का पहला आंसर अपन देखते हैं। देखो दोनों का अलग अलग आंसर पढ़ते हैं तो आपको और बेटर समझ में आएगा। In this case, CA Amit is trying to understand that whether control in Element Limited are operating as intended and they are modified as appropriate for change in the condition। सुनना, वो ये तो क्वेश्चन की लाइन हो गई बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन की लाइन अपन ने लिख दी है। Now he is gaining the understanding of the monitoring of control component of internal control। एक्चुअली यहां पे वो देखना चाह रहे हैं मॉनिटरिंग वाला हमारा जो सीन है, ठीक है ना। अब मॉनिटरिंग को समझाओ। इट इज अ प्रोसेस टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। ये हेल्प करता है, पॉइंट्स पे डाल दो ना आंसर को। असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस और नेसेसरी रेमेडियल एक्शन लेना। टाइमली बेसिस पे देख के एक्शन ले लो। It include whether control are operating as intended and they are modified as appropriate for change in condition। अगेन क्वेश्चन वाली लाइन वापस अपन ने रिपीट मार दी बच्चों। तो अगर ये पढ़ा हुआ होगा तभी पहचान पाओगे ना कि मॉनिटरिंग वाला पॉइंट है। दूसरा, whether exist proper segregation of duties है कि नहीं, and person responsible for recording a transaction is different from authorizing। segregation होना चाहिए, बराबर। ऑथोराइज करने वाला बंदा और ट्रांजेक्शन करने वाला बंदा दोनों अलग अलग होने चाहिए, रिकॉर्ड करने वाला। इसमें वो अंडरस्टैंड करना चाह रहा है देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ सेग्रेशन। ये तो क्वेश्चन की लाइन आ गई बच्चों, एज इट इज यहां तक, ठीक है। यहां मेरा आंसर है ही इज गेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी। बच्चों डायरेक्ट पॉइंट है, सीधा इंटरनल कंट्रोल चेक करना चाह रहा है।
ठीक है, उसमें भी इन पर्टिकुलर वो कंट्रोल एक्टिविटीज, उसमें भी जो पॉइंट्स उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज देखना चाह रहा है। अब वापस क्वेश्चन की लाइन आ गई कि ये दोनों बंदे डिफरेंट होने चाहिए। ही गेन कॉन्फिडेंस दैट एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिंग मिसस्टेटमेंट, कि अलग अलग होंगे तो मिसस्टेटमेंट नहीं होगा। ये हेल्प करेगा उसकी गेनिंग इनसाइट अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी। ऐसे आंसर देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, बस तरीका थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, बहुत इजीली अपन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। बोलो बच्चे लोगों, क्या कहते हो? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे साथ में आप लोग देखोगे। ZN Associates are the auditor of Relton Limited, an export-oriented unit which specify manufacturing oil extraction plant. Since many complex processes are involved, they are digitalizing their operation. यार बहुत मुश्किल है और डिजिटल कर रहे हैं। They are restructuring their business model, which are driven by technology. Since most of the operation of company are automated हो गए हैं, अब ZN Associates डिजिटल ऑडिट करना चाह रहे हैं, आर प्लानिंग टू डू। तो एक्सप्लेन डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। बच्चे लोगों, अभी थोड़े दिनों बाद आएगा, एआई का क्या रोल है ऑडिट के अंदर बताइए। तो बस वैसा ही समझो, यहां पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, तो अब यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यहां से हमारा आंसर आता है, एंटिटीज आर एम्ब्रेसिंग डिजिटलाइजेशन एज पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशन टू कीप पेस एंड चेंजिंग टाइम्स। New technologies are helping companies revamp their operation and rethink the way of business is conducted. Companies are restructuring their business model direction by technology. Automation is key of digitalization. बच्चों, इतने पॉइंट्स में तो आपको डिजिटलाइजेशन की जो तारीफें हैं वो करनी है। कॉमन पॉइंट जो आप सुनते भी हो ना, डिजिटलाइजेशन के फायदे क्या है, वो आपको इस पैराग्राफ में लिखने चाहिए। असली आंसर यहां पे मिलेगा बच्चों। फायदा क्या होने वाला है हमारा, वो यहां से हमको पता लगेगा। ये देखो, इन सच बिजनेस एनवायरनमेंट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज बीइंग मेड बाय ऑडिटर राइट फ्रॉम प्लानिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल ओपिनियन। तो पहली चीज, हम इसको कहां यूज करेंगे? प्लानिंग से लेके फाइनलाइजेशन में, प्लानिंग से लगा के ओपिनियन फाइनल करने में इसका यूज होगा। ऑडिटर आर मेकिंग यूज ऑफ, ये देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम याद रखना, डेटा एनालिटिक्स and other latest technology to help the understand the business process। फिर बिजनेस प्रोसेस को समझने के लिए एआई का यूज कर लेंगे, डेटा एनालिटिक्स यूज करेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। फिर टूल यूज करके, यूजिंग टूल ऑडिटर कैन कंडक्ट ऑडिट इन अ बेटर वे और मोर अटेंशन दे पाएगा वो एरिया जो ग्रेटर फोकस वाले हैं। टूल्स यूज कर लो, बेटर कौन कौन से एरिया में ज्यादा फोकस करना है वो पता लग जाएगा। फिर डिजिटल हेल्प उसको, डिजिटल ऑडिट उसको हेल्प करेगी तो बेटर आइडेंटिफाई रिस्क में यूज द टेक्नोलॉजी। रिस्क असेसमेंट पता करना, मतलब आइडेंटिफाई द रिस्क जो है वो इजी हो जाएगा उनके लिए। ये अपने को इसमें बच्चों सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर, ये भी हो गया, टेंशन नहीं हमारा खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। अगला क्वेश्चन कहता है, वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ जीना लिमिटेड, ठीक है, CAE is trying to obtain understanding of different components of internal control of the company. Such an understanding is necessary and required to be documented in accordance with the standard of auditing. ठीक है भाई, okay. In this context, how he shall obtain understanding the risk assessment process of company or how this important for the auditor बच्चों, बराबर से। तो ये क्वेश्चन जो अभी अपन ने ऊपर किया था उसी से मैच करता क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहला क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बिजनेस रिस्क क्या है। सेकंड नंबर, एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क। तीसरा, एसेसिंग द लाइकहुड ऑफ देयर अकरेंस कितना है और कैसे उनको एड्रेस करते हैं अपन। चार चीजें इन्होंने सिंपल बोली है बच्चों। सबसे पहले आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड है। सेकंड नंबर, एस्टिमेट करना सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क। एसेसिंग द लाइकहुड ऑफ द अकरेंस कितना है और देन क्या आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो, है ना। तो द एंटिटी रिस्क असेसमेंट फॉर्म्स the basis for risk to be managed. If that process is appropriate, it would assist the auditor in identifying ROMS. Risk can arise or change due to factors, जैसे नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया बिजनेस मॉडल आ गया, वो नया प्रोडक्ट आ गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया, उससे हमारी रिस्क भी चेंज होगी बच्चों। तो उसके हिसाब से फिर आपको जजमेंट करने पड़ेंगे। ये पॉइंट अपने को इसके आंसर में लिखना चाहिए। अच्छा सा पॉइंट है बच्चों, ध्यान में रख करके आप लोग जाने वाले हैं। हाँ जी, चलिए अब एक क्वेश्चन बच्चों में और ले रहा हूं आप लोगों के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो यहां पे और मैं लेने जा रहा हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें हम कैसे करने वाले हैं।
नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, ये देखिएगा नॉलेज ऑफ द किधर गया अभी, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ऑडिट प्लान, बार बार अपन पढ़ रहे हैं। In fact, without getting adequate knowledge, proper audit is not possible as per SA 315, identify and assessing the audit risk through understanding their entity environment, पूरा नाम लिख दिया। Auditor shall obtain understanding the, बच्चों वो relevant industry, regulatory और other external factor, इन सब का भी और FRF का भी ध्यान रखता है। इसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताने को बोला है। तो स्टार्टिंग पैरा तो बच्चों क्वेश्चन का एज इट इज मैं आपको रोज कहता हूं, स्टार्टिंग पैरा तो हमने एज इट इज जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो जो जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे देखिएगा हमने क्या क्या पता किया। सबसे पहला हमने लिखा एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर द ऑडिटर में कंसीडर इंक्लूड मार्केट एंड कंपटीशन, वेदर एंटिटीज एंगेज इन सीजनल एक्टिविटी, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रेटिंग टू द एंटिटीज प्रोडक्ट, the industry in which the entity operate may give rise to specific risk of material misstatement arising from the nature of business or the degree of regulation। बराबर बच्चों, अगर हम कोई सीजनल एक्टिविटी में लगे हुए हैं, कोई प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, तो बट ऑब्वियस है हम ये चीज को चेक करेंगे। इंडस्ट्री चेक करने से अपने को ये पता लग जाएगा बच्चे लोगों की मार्केट की पोजीशन क्या इनकी चल रही है, रेगुलेशंस कितने फॉलो हो रहे हैं, ये अपने को ध्यान में रखना। रेगुलेटरी के बारे में क्या बोला है वो सुनना। रिलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर में इंक्लूड है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है, कौन से हमारे ऊपर लीगल रूल एप्लीकेबल है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में इंक्लूड है बच्चों एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है और लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट हम चेक करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आया ऑडिटर जो देखेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिंसिपल, इंडस्ट्री के पे कुछ स्पेसिफिक एरिया है क्या, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है फॉर ए रेगुलेटेड इंडस्ट्री, लॉस क्या है, रेगुलेशंस क्या है बच्चों, वही सारे पॉइंट। सुपरवाइजरी एक्टिविटी कैसे होती है, टैक्सेशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इनके ऊपर कौन कौन सी एप्लीकेबल है, वो प्रैक्टिकली अपने को देखना होता है। और अदर एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या है, फाइनेंस कितना अवेलेबल है, इन्फ्लेशन रेट कितनी है बच्चों उस वक्त के अंदर। तो ये सारे पॉइंट तो वो क्वेश्चन में यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब आप अंडरस्टैंडिंग करते हो ना, तो आप क्या करते हो बेसिकली रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स देखते हो, उसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर, रेगुलेटरी फैक्टर, तो इनमें एक्चुअल में करते क्या। तो वो हमने बताया कि भाई जब हम इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं तो हम ये सारी चीजें देखेंगे। रेगुलेटरी में रेगुलेशंस, लॉ कौन से एप्लीकेबल है, क्या टैक्सेशन है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज है। अदर के अंदर हम देखेंगे भाई इंटरेस्ट रेट, फाइनेंस कितना, वो कितना, इन्फ्लेशन कितना, इकोनॉमिक पोजीशन कितनी है। ये सारी चीजें बच्चों चेक होती है जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से बात समझ आई आप लोगों को। तो ये सारे वो पॉइंट है बच्चे लोगों जो आप लोगों को बेसिकली ध्यान में रखने हैं जब आप इस चैप्टर की तैयारी करने वाले हो। बराबर से तो ये कुछ क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोगों, और होप सो कि आप लोगों को आज के सेशन में ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों लगातार मैं ऑडिट के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। कल के सेशन में, परसों के सेशन में, मतलब जो यस्टरडे वाले हमारे सेशंस थे उसमें हम 3 एमसीक्यू ले चुके हैं। आगे आने वाले सेशंस में मैं कुछ और एमसीक्यूज देने वाला हूं। उसके अलावा 3 वीडियोस सेशन में जब आप जाओगे सेक्शन वीडियो वाला, तो मैं ऑलरेडी 35 एमसीक्यू सॉल्व करवा करके डाल चुका हूं। और आगे आने वाले दिनों में हम इसी तरह से ऑडिट के कुछ खास खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, रिविजन्स के ऊपर लगातार बात करने वाले हैं। इन दिनों में मेरा फोकस है बच्चों क्वेश्चंस पे, और आप देखोगे अगर पूरा मैं मेरे लेक्चर जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा हमने भरपूर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस किए है ना। तो सारे के सारे 11 चैप्टर्स के क्वेश्चन में इसी तरीके से सबके सॉल्यूशंस यहाँ पड़े हुए हैं बच्चों, सबकी लाइव क्लासें ले रखी है। तो सारे के सारे ठीक है 11 के 11 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चंस का पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। बराबर, नहीं हो तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं वहां पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, अगर अभी तक मेरी टीम ने नहीं किया होगा तो। बराबर से तो ये सारी चीजें हैं बच्चे लोगों जो आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, एमसीक्यूज तैयार करिए। तो टारगेट ये है कि मई तक हम इतने सारे क्वेश्चंस की तैयारी कर लें बच्चे लोगों, क्या इससे बाहर तो फिर क्या जाएगा, सब कुछ तो हम कर चुके होंगे बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बराबर बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये बच्चों हमारा सारा का सारा मैटर था, ये सारी हमारी आज की तैयारी थी। तो होप सो कि लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। चैप्टर बढ़िया इंपॉर्टेंट है, तो हमको तैयार करके कई बार थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर लगता है, टफ लगता है, तो हमने उससे आपसे सारी तैयारी कर ली है। होप सो कि आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से पसंद आई होंगी।
बराबर। तो जब आपको जमती है चीजें तो क्या करते हो, लाइक करोगे बच्चों, अपने जो भी फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहना और जुड़े रहना बच्चे लोगों। आप जानते हैं कल शनिवार में हमने सारे सब्जेक्ट के एमटीपीज लिए थे, उससे पहले के शनिवार में सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज थे। अगले 2 स्पेशल सैटरडे स्पेशल शनिवार हमारे आने वाले हैं। एक में हम लोग पूरा दिन आरटीपी करने वाले हैं और एक में पूरा दिन हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ में लगातार जुड़े रहना है। ठीक है बच्चे लोगों, बाय बाय। तो इजाजत दीजिए, मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी, फिर आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी बच्चे लोगों। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी ही।